दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट 7। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अर्ली डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट्स, जिसमें कि हम मैमल्स के अर्ली डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें डेवलपमेंट इन मैमल्स की, तो जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद क्लीवेज, कैस्टुलेशन, फिर उसके बाद कैसे ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, कैसे ऑर्गेन का फॉर्मेशन होता है। हर एक टॉपिक को बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में कुल 3 इवेंट होते हैं। पहला है स्पर्म पेनिट्रेशन एंड मेम्ब्रेन फ्यूज़न, दूसरा स्टेप है एग एक्टिवेशन और तीसरा स्टेप है फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियाई। तो जब ये तीनों स्टेप कंप्लीट होते हैं तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्म पेनिट्रेशन और मेम्ब्रेन फ्यूज़न की। तो जो एग होती है, एग के चारों तरफ एक जेली लाई स्ट्रक्चर होती है। तो मैमल्स के केस में जो एग के चारों तरफ जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। और सी अर्चिन के चारों तरफ जो एग के जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं विटिलाइन एनवलप। तो जैसा कि मैंने आपको स्पर्म के स्ट्रक्चर में बताया था कि स्पर्म के हेड के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम, और एक्रोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होती है जो कि एग के सेल मेम्ब्रेन को गलाता है, जिसके कारण मेम्ब्रेन गल जाता है और मेम्ब्रेन के गलने से जो मेल न्यूक्लियाई है वह फीमेल के साइटोप्लाज्म में चला जाता है। इसके बाद चलता है सेकंड स्टेप एग एक्टिवेशन। तो होता क्या है कि एक सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें कैल्शियम आयन रिलीज़ होते हैं जो कि एग को एक्टिव करते हैं, और जिससे कि जो एग मेम्ब्रेन की पोटेंशियल है वो बढ़ जाती है, चेंज हो जाती है। और जो पॉलीस्पर्मी है यानी कि ढेर सारे जो स्पर्म है वो ब्लॉक हो जाते हैं। एग मेम्ब्रेन ढेर सारे स्पर्म को अपने अंदर आने से रोक देता है। इसके बाद है अल्टरेशन ऑफ एग्स एक्सटीरियर कोट्स, यानी कि जो एग का एक्सटीरियर कोट है वो एक थिक जेली कोट बन जाएगा जिसे कि वेटेलाइन एनवलप कहते हैं, जिससे कि वो किसी और भी स्पर्म सेल को इंटर करने नहीं देता। इसके बाद एग का जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल वाला रीजन है वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि स्पर्म के रिसेप्टर को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, आपको एग का न्यूक्लियस दिखाई देगा, फिर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है, फिर उसके साइटोप्लाज्म है, फिर इसके चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको वेटेलाइन इन्वेलप दिखाई देगा। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और फिर उसके बाद है जेली लेयर, ठीक है। और जेली लेयर जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। तो एग एक्टिवेशन में होता क्या है कि जब स्पर्म पेनिट्रेट कर जाता है तो 3 इफ़ेक्ट होते हैं एग के अंदर। पहला तो एग का जो मियोसिस है वो कंप्लीट होता है। आपको याद होगा कि जब मैंने oogenesis पढ़ाया था तो मैमल्स के केस में होता क्या है कि जो सेकेंडरी oocyte होता है वही एग होता है, और सेकेंडरी oocyte तब तक अपना मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं करता जब तक कि उससे स्पर्म बाइंड न कर जाए। इसके साथ ही साथ एग के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक रीअरेंजमेंट है वो बढ़ जाती है, और जो इसके अलावा जो कुछ प्रोटीन है और इसके अलावा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ये सभी एग के अंदर बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में, ये प्राइमरी oocyte है जिसमें कि पहला मियोसिस होता है। फिर उसके बाद जो सेकंड मियोसिस होता है वो तभी होता है जब स्पर्म इससे फ्यूज़ कर जाता है। तो यहाँ पर जब फ्यूज़न हो जाता है स्पर्म का तो जाइगोट बनता है और 3 पोलर बॉडी बनती है। तो ये तीनों जो पोलर बॉडी होती है आगे चलकर डिजनरेट हो जाती है, यानी कि ये किसी भी काम की नहीं रहेंगी, केवल एक जो फर्टिलाइज एग है वही काम का रहता है। फर्टिलाइजेशन का जो थर्ड और लास्ट स्टेप है वो है फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियाई। तो जो हैप्लॉइड स्पर्म है वो हैप्लॉइड एग के साथ फ्यूज़ करता है। तो जो जो हैप्लॉइड स्पर्म का न्यूक्लियस है वो एग के साइटोप्लाज्म में जाता है जहाँ पर ये दोनों फ्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन है। तो जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो चला गया एग के साइटोप्लाज्म में, और बाकी जो बचे हुए स्पर्म है वो वहाँ से मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पर्म सेल है जो कि पेनिट्रेट कर रहा है ग्रेनुलेसा सेल। फिर उसके बाद वो जेली कोट को तोड़ता है। उसके बाद एक्रोसोम क्या कर रहा है कि
एग मेम्ब्रेन को गलाता है। उसके बाद स्पर्म का जो न्यूक्लियाई है वो एग साइटोप्लाज्म में चला जाता है और एग के न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ कर जाता है। और जैसे ही न्यूक्लियाई का फ्यूज़न होता है तो अदर जो स्पर्म है वो इंटर नहीं कर पाते, क्योंकि कॉर्टिकल रिएक्शन होता है। तो जो एग का मेम्ब्रेन है वो थिक हो जाता है ग्रेन्यूल के कारण, जिसके बाद जो अदर स्पर्म है वो एग के अंदर फ्यूज़ नहीं कर पाते। फर्टिलाइजेशन के बाद अगला जो स्टेप है वो है क्लीवेज। तो मैमल में जो क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। तो मैमेलियन एक सेल में होलोब्लास्टिक क्लीवेज होने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि इसमें बहुत कम मात्रा में यौल पाई जाती है। और एक सेल में जब डिवीज़न होता है और जो नए सेल बनते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो जब क्लीवेज होता है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, जो कि एक आउटर लेयर होती है और जिसके थ्रू जो एम्ब्रियो है वो जाकर जुड़ता है यूटेरस से। यानी कि इस तरह से देखा जाए तो जो ट्रोफोब्लास्ट है वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो एक कैविटी होती है एम्ब्रियो के अंदर उसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। इसके अलावा एम्ब्रियो के एक पोल पर पाया जाता है आईसीएम यानी कि इनर सेल मास, और यही भाग एम्ब्रियो का सारा पार्ट बनाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना है उसमें सबसे बाहर की ओर ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक, और अंदर की ओर जो खाली जगह है उसको ब्लास्टोसिल बोलते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं एक सेल का मास है जिसे हम बोलते हैं इनर सेल मास, और यही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे कि शरीर की पूरी बॉडी बनती है। वहीं अगर आप बर्ड के केस में देखेंगे तो नीचे की ओर होता है याल्क और ऊपर की ओर होता है ब्लास्टोडिस्क। चलते हैं थर्ड स्टेप की ओर जो कि है गैस्टुलेशन। तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि गैस्टुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि 3 जर्म लेयर बनते हैं, यानी कि इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, ये तीनों लेयर बनती है। अब ये तीनों जर्म बॉडी के कौन कौन से पार्ट बनाते हैं ये सभी टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है। तो आपको बता दें कि इक्टोडर्म से फॉर्मेशन होता है एपिडर्मिस ऑफ स्किन, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स। वही मेसोडर्म से स्केलेटन, मसल्स, ब्लड वेसल्स, हार्ट, ब्लड गोनैड्स, किडनी। और वहीं इंडोडर्म से बात करें तो फॉर्मेशन होता है डाइजेस्टिव और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की, लीवर की, पैंक्रियास की, थाइमस की और थायराइड की। तो ज़्यादातर जो जर्म लेयर बनते हैं तो उनमें से इक्टोडर्म और इंडोडर्म पहले से ही बने रहते हैं। अब बनता है मेसोडर्म। तो जब मेसोडर्म बनता है तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ मूवमेंट होते हैं। जैसे कि पहला है इन्वेजिनेशन। तो इसमें जो सिल सेट है, मतलब जो सिल की एक परत होती है वो अंदर की ओर धंसती है। वहीं दूसरा है इन्वोल्यूशन। इसमें जो सिल सेट है वो अंदर की तरफ रोल करती है। थर्ड है डीलेमिनेशन। इसमें जो सिल सेट होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फोर्थ है इंग्रीशन। तो इसमें जो ब्रेक किए हुए सेल होते हैं वे माइग्रेट करते हैं अपोजिट जगहों पर। तो यहाँ पर मैमेलियन क्लीवेज को आप देख सकते हैं। तो ये जो क्लीवेज है ये आपको गैस्टुलेशन के अंदर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैमेलियन एक सेल में जो क्लीवेज होता है वो थोड़ा सा धीमा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेल से 2 सेल बना हुआ है। तो ये जो फर्स्ट क्लीवेज है ये सिंक्रोनस क्लीवेज है। इस क्लीवेज को हम रोटेशनल क्लीवेज का नाम देते हैं। तो ये जो क्लीवेज है ये होलोब्लास्टिक का ही एक टाइप है। इस क्लीवेज में आप देखेंगे तो ए बी लिखा है और सी डी लिखा है। तो फर्स्ट क्लीवेज में ए बी और सी डी बने हैं, और सेकंड जो डिवीज़न होगा ए बी में तो ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा। सी डी अभी वैसे ही है। सेकंड जो क्लीवेज है वो टॉप टू बॉटम है। थर्ड जो क्लीवेज है वो हॉरिजॉन्टल है जिसमें कि सी और डी भी डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लीवेज की एक ओरिजिनल डायग्राम ली गई है जिसमें कि सेल आपको जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनके जुड़ने और टाइटली एडहेयर होने को कंपैक्शन कहते हैं, और इसमें जो है टाइट जंक्शन बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लीवेज के डायग्राम है। यहाँ पर आपको 8 सेल स्टेज, फिर उसके बाद 16 सेल स्टेज दिखाई देगा। बाहर की ओर आपको ट्रोफोब्लास्ट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको 32 टू 44 सेल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। बाहर की ओर ट्रोफोब्लास्ट, बीच में जो कैविटी है ब्लास्टोसिल, और ऊपर की ओर आईसीएम यानी कि इनर सेल मास दिखाई देता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि इसी से जितना भी एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के पार्ट है, जितने भी ऑर्गन है वही सब बनते हैं। तो एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है स्टेम सेल। तो ये जो आईसीएम है यानी कि जो ये एम्ब्रियोनिक सेल होते हैं इसमें स्टेम सेल होते हैं जिसमें कि टोटीपोटेंट होती है, यानी कि क्षमता होती है कि वो किसी भी तरह के टिश्यू का फॉर्मेशन कर सकते हैं।
अब क्लीवेज के बाद गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होगा। तो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में जैसा कि मैंने बताया था कि बाहर की तरफ जो ट्रोपोब्लास्ट है, ऊपर की तरफ जो आईसीएम है, अब ये अंदर की ओर धंसता है और एमनियोटिक कैविटी बनता है, और जिसके थ्रू गैस्ट्रुलेशन में 3 जर्म लेयर बनते हैं। ऊपर की तरफ आपको इक्टोडर्म और नीचे की ओर इंडोडर्म, और बीच में आप देख सकते हैं कि मीजोडर्म का फॉर्मेशन हुआ है। अब गैस्ट्रुला के बाद अगला स्टेज होता है ब्लास्टुला की। तो इसके बाद जो आईसीएम है, इनर सेल मास है, वो क्या कहता है कि यूटेरस जो होता है उसकी वॉल में जाकर धंसना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्लास्टोसिस्ट है ये पहुँच रहा है यूटेरस में, और अब यहाँ पर इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये यूटेरस के अंदर धंसता है तो जो ट्रोफोब्लास्ट की रीजन है वो एक्सपेंड कर जाती है और 2 लेयर बनाती है, और जो पहला है एपीब्लास्ट है और दूसरा है हाइपोब्लास्ट। तो इम्प्लांटेशन जो है ये फर्टिलाइजेशन के लगभग 7वें दिन हो जाता है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन है वो लगभग 10 से 11वें दिन तक बनते रहते हैं, और 13वें दिन तक जो गैस्ट्रुलेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अब है क्या कि जो गैस्ट्रुलेशन है, गैस्ट्रुलेशन में अब 3 जो लेयर है, जर्म लेयर है, वो बन जाते हैं, और 3 जर्म लेयर के अलावा 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी बनते हैं। तो अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन कौन से हैं? वो है एमनियन, कोरियन, यॉल्क सैक और एलेंटॉइस। तो एमनियन क्या कहता है? एमनियोटिक फ्लूइड को अपने अंदर कवर किए रहता है। कोरियन क्या होता है? बर्ड में तो ये एग सेल के नियर होता है, लेकिन मैमल्स में ये क्या कहता है कि प्लेसेंटा के कंट्रीब्यूशन में भाग लेता है। वहीं जो यॉल्क सैक है, ये बर्ड के केस में तो फूड सोर्स का काम करता है, बट मैमल के केस में पाया तो जाता है लेकिन इसका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता, यानी कि ये न्यूट्रिशन में भाग नहीं लेता। तो इसका रीज़न ये है कि मैमल्स के केस में जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन है वो प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। वहीं अगर हम बात करें एलेंटॉइस की, तो ये कोरियन से जुड़ा होता है बर्ड के केस में, और एक तरह से ये गैस एक्सचेंज में भाग लेता है। वहीं मैमल्स के केस में ये ब्लड वेसल्स और अम्बिलिकल कॉर्ड के फॉर्मेशन में भाग लेता है। तो यहाँ पर आप सभी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को देख सकते हैं। बगल में आपके चिक एम्ब्रियो का है और राइट साइड पर मैमेलियन एम्ब्रियो का है। अब चलते हैं एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के लास्ट स्टेज की ओर, जो कि है ऑर्गेनोजेनेसिस। तो वर्टिब्रेट में जो ऑर्गेनोजेनेसिस है, पहले तो आपको बता दूं कि ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है ऑर्गेन का फॉर्मेशन होना, यानी कि एम्ब्रियो से जो अलग अलग बॉडी के पार्ट हैं उनके फॉर्मेशन होते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स में आते हैं। तो इनमें 2 जो स्ट्रक्चर है वो यूनिक होते हैं, एक तो नोटोकॉर्ड है और दूसरा है डॉर्सल नर्व कॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड के फॉर्मेशन को हम न्यूरुलेशन का नाम देते हैं। तो आइए मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, बाहर की ओर आपको ऊपर की ओर एक न्यूरल प्लेट दिखाई देगा, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो इक्टोडर्म से हुआ है। तो ये जो न्यूरल प्लेट है धीरे धीरे अंदर की ओर धंसता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूरल ग्रोव। आगे चलकर ये जो न्यूरल ग्रोव है वो एक फोल्ड के रूप में बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब। तो जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है मीजोडर्म से, और इस नोटोकॉर्ड के ऊपर न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, या फिर हम कह सकते हैं न्यूरल प्लेट से आगे चलकर न्यूरल ट्यूब बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है सेल ऑफ द न्यूरल प्लेट फोल्ड टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग हॉलो सिलेंडर द न्यूरल ट्यूब। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने देखा कि कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स होता है वर्टिब्रेट के केस में। और मैंने टॉपिक को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं लिया हुआ है, बहुत शॉर्ट में चीज़ों को समझाया है, क्योंकि आपको जो टॉपिक है बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। बहुत डिटेल में आपको एमएससी में पढ़ना होता है। बीएससी के अगर सिचुएशन में देखें तो आपको जितने भी मैंने टॉपिक बताया वो इनफ है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।